एंड वेलकम टू द रिदम एजुकेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग सोल्यूशन को ही आगे एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ना चाहेंगे उसके बारे में, है ना। तो जनरली क्या होता है कि जो सोल्यूशन है आपका, ठीक है ना, वो अगर आप फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जाएं कि सल्यूट भी फिजिकल हो, सल्यूट भी लाइक उसकी फिजिकल स्टेट देखें कि कैसी है, लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में कि गैस में है, एंड सॉल्वेंट भी आपके 3 तरीके से हो, तो आपको 9 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एक मिक्सचर के। पर इन सोल्यूशन चैप्टर हम ज़्यादातर सॉल्वेंट एज ए लिक्विड रखते हुए गैसियस या लिक्विड, मेरा मीनिंग बस इतना सा है कि हम सॉल्वेंट लिक्विड ले लें और इस लिक्विड में अगर एक बार सॉलिड को डिजॉल्व कर दें, एक बार लिक्विड को, एक बार गैसियस को, ठीक है, तो हम डिफरेंट जो चीज़ें अरेंजमेंट ऑब्जर्व होंगे उनकी स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आपने गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करके सॉल्बिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कैसे क्या होता है, आपने देख लिया, ठीक है, वहाँ पे आपने हेनरी लॉ भी देख लिया, ठीक है ना। अभी हम आगे स्टैंड करेंगे जब एक लिक्विड को ही लिक्विड में डिजॉल्व किया जाए, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जब एक सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व किया जाए। तो ये तीनों प्रॉपर्टी पूरे चैप्टर में चलने वाली होती हैं और तीनों पे जो लॉ या जो कॉम्बिनेशन या जो रिजल्ट ऑब्जर्वेशन आ रहे होते हैं उनकी स्टडी करनी है। होल चैप्टर आपका ऐसे डिजाइन है। तो अब हम सपोज करते हैं कि आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है। आपका सोल्यूशन जो है ये ऐसा है जिसमें लिक्विड सल्यूट है और लिक्विड ही सॉल्वेंट है। मेरा मीनिंग ये है कि आपका जो सल्यूट है वो भी आपने क्या ले रखा है, लिक्विड ले रखा है, और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी आपका लिक्विड है। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें सल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो उसको जनरली हम क्या कहते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं अपन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जनरली इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जो ये सॉल्यूशन बना हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, लेट्स सपोज एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड कर दिया, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। मे भी ऐसा हो कि वो दोनों एक दूसरे में मिसिबल हो रहे हों, है ना। ये पॉसिबिलिटी सेकंड है कि हो सकता है मिसिबल नहीं हो रहे हों। एक थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद स्पेरिंगली मिसिबल हो, पार्सली मिसिबल हो। तो मीनिंग क्या हुआ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहाँ से हमारे पास 3 केसेज अराइज होते हैं। फर्स्ट केस वो है जो कंप्लीटली मिसिबल के बारे में है, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन, है ना। दूसरा क्या है, पार्सली मिसिबल। थर्ड केस है कंप्लीटली इममिसिबल, है ना। तीन तरीके के सॉल्यूशन बन सकते हैं। मैंने क्या कहा कि हो सकता है कि कंप्लीटली मिसिबल। लेट्स सपोज करते हैं कि जो आपका सल्यूट है, ठीक है, आपने सल्यूट या सॉल्वेंट मुझे नहीं पता, ये डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कि कौन सा कंपोनेंट सल्यूट की तरह एक्ट करेगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। बिना उसके चेक करे हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज जो है कंप्लीटली जो मिसिबल का कंसेप्ट है उसका कुछ सिनेरियो ऐसा रहे होगा कि मे भी अगर आप HCl को वाटर के साथ ऐड कर दो, ठीक है, तो HCl भी आपका पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो ये एक कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। दूसरा, अगर आप लेट सपोज यही HCl या यहाँ पर आप NH3 को वाटर के साथ ऐड कर दो, तब भी इसी का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। अब इसी HCl और NH3, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, NH3, इसको आप एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, लेट सपोज बेंजीन ले लीजिए आप, तो ये पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही स्लाइटली डिजॉल्व होते हैं।
तो ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन बनाते हैं। स्प्रिंगली इसका मतलब होता है पार्शियली, ठीक है, या आप फर्दर बेंजीन ले लो। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? पार्शियली मिसिबल सॉल्यूशंस के, जो कि दोनों ही लिक्विड हैं। ये भी लिक्विड फेज में है, ये भी लिक्विड फेज में, ये भी आल्सो लिक्विड है, ठीक है। मैं लिक्विड एंड लिक्विड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कंप्लीटली मिसिबल भी कोई केस ले सकते हो, है ना। आप चाहो तो ऑयल एंड वाटर ले लो, है ना। तो ऑयल और वाटर कभी भी एक दूसरे में मिक्स आउट नहीं होते हैं। आप क्या ले लो? ऑयल प्लस वाटर ले लो। ये केस तो पढ़ने ही नहीं है अपने, है ना, कहीं तो सोल्यूशन का पार्ट ही नहीं हो गया। इधर आते हैं, जितने भी कंप्लीटली मिसिबल हैं इनको ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह, मतलब लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व करने के बाद जो भी कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन बन रहा होता है, वो उसके दो केसेस हैं कि मे बी वो एक आइडियल बिहेवियर दे रहे हों, या हो सकता है कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहे हों, ठीक है। दो केसेस हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और दूसरे नॉन आइडियल क्या होते हैं, इसको हम फर्दर आने वाली क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा फैक्ट है, ये बोला गया है कि आइडियल सॉल्यूशन, हालांकि इसके तो कई पैरामीटर्स हैं, कई पैरामीटर पे चेक किया जाता है किसी के आइडियल बिहेवियर को चेक करने के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। पर एक सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन जो है वो ये बोला गया है कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो फॉलो करते हैं राउल्ट लॉ को। ये चीज बोली गई है, और ये कभी भी राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते, डोंट फॉलो राउल्ट लॉ, हमेशा डेविएट करते हैं। और डेविएशन भी दो प्रकार का, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, वो हम फर्दर देखेंगे। मेरा इंटरेस्ट अभी यहाँ पर क्या है कि ये राउल्ट लॉ एक टर्म निकल के आया है, ये होता क्या है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, क्या है, ये चीज़ें अपन समझेंगे। तो हमारी हेडिंग जो है, ठीक है, वो ये हो सकती है कि अपन राउल्ट लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो हम देखो, एक फ्रेंच केमिस्ट थे एफ राउल्ट। उन्होंने क्या किया, बहुत डिफरेंट लिक्विड्स के बाइनरी सॉल्यूशन बनाए, और वो उन्होंने ऐसे लिक्विड चूज किए जो वोलाटाइल थे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट सपोज ये अपना पढ़ने वाले क्या है, राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ क्या था? मैंने क्या कहा कि कुछ एग्जाम्पल समझिए। मैंने कहा कि लेट सपोज यू हैव बेंजीन, आपके पास टोल्यूइन है, या आप हेक्सेन ले लें, हेक्सेन, या आप हेप्टेन ले लें। अब इनके कॉम्बिनेशन में लेट सपोज कि बेंजीन और टोल्यूइन को पिक कर लिया, तो दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया, और आपस में जब कभी दो कंपोनेंट मिक्स करते हैं होमोजेनियसली, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। यहां पर भी सेम बनेगा। तो ऐसे ही कई सारे कॉम्बिनेशन एफ राउल्ट ने बनाए, और उन सभी कॉम्बिनेशन के वेपर प्रेशर कैलकुलेट किए डिफरेंट टेम्परेचर पर, और अलग अलग एक फिक्स टेम्परेचर पर भी देखा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अलग अलग वोलाटाइल, ये सभी लिक्विड जो है कि क्या है, ये आपके वोलाटाइल है। वोलाटाइल क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया है, ठीक है, जिसके पास वेपर में एस्केप करने की टेंडेंसी हो। दो लिक्विड हैव टेंडेंसी टू कन्वर्ट इन अ वेपर स्टेट, दीज आर वोलाटाइल, है ना। मैं बस ये कह रहा हूँ कि राउल्ट का ये ऑब्जर्वेशन था। तो उन्होंने क्या किया, राउल्ट ने बहुत डिफरेंट वोलाटाइल लिक्विड्स के बाइनरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर स्टडी किया, और उसके बेसिस पर एक जनरलाइजेशन दिया। उस जनरलाइजेशन को ही राउल्ट लॉ बोलते हैं। तो वो जनरलाइजेशन था क्या, आखिर उन्होंने कौन सी बात कही, हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेट सपोज इसमें एक लिक्विड ले लिया, एक सेकेंड लिक्विड ले लिया, लिक्विड नाम रख देते हैं, लेट सपोज ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड बी है, ठीक है। अब
वही कहानी है, इसको एनर्जी मिलेगी, इसका वेपर बनेगा, ठीक है, इसका वेपर बनेगा, फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आएंगे अगर ये एक क्लोज चैम्बर है। उसके बाद इनका वेपर प्रेशर होगा। तो ये लिक्विड ए लिक्विड बी है, ये दोनों ही प्योर स्टेट में है, क्योंकि इनको भी मिक्स थोड़ी किया है मैंने, है ना। ये इनकी क्या है, ये प्योर स्टेट है, प्योर स्टेट है, प्योर फॉर्म है, ये भी प्योर स्टेट है, प्योर फॉर्म। अब इस प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट करें तो लेट्स सपोज जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है लिक्विड ए का वो है पी ए नॉट, लेट्स सपोज, ठीक है, ये क्या है, पी ए नॉट है। और इसी प्रकार अगर लिक्विड बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर निकाले तो वो है पी बी नॉट। मैंने ये सपोज कर लिया। अब मैंने क्या किया, दो बीकर थे, सब कुछ ठीक है, प्योर स्टेट में ऑब्जर्व कर लिया मैंने, है ना, लिक्विड का प्रेशर कितना होता है, इधर भी ऑब्जर्व कर लिया कितना होता है। फिर क्या किया, अब ऐसे ही लिक्विड को लिया और दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिया। मिक्स करने पर दैट मीन्स इन दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स करने पर यहाँ पर आपका बनेगा सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन में आपके लिक्विड ए भी है और आपका लिक्विड बी भी है, ठीक है। अब दोनों ही, अब एक बात ध्यान रखना, ये लिक्विड ए लिक्विड बी बोथ आर वोलाटाइल। ये क्या थे, बोथ लिक्विड्स आर वोलाटाइल। वैसे एक बात बता दें, जितने भी लिक्विड्स होते हैं जनरली 99% तक वोलाटाइल कैरेक्टर रखते ही हैं, उनकी स्केपिंग टेंडेंसी होती है जनरली, मैक्सिमम जितने लिक्विड हैं, ठीक है, कुछ की नहीं भी होती है। वैसे तो हर एक लिक्विड किसी न किसी टेम्परेचर पर वोलाटाइल कैरेक्टर रखेगा ही रखेगा, ये बात ध्यान रखिए। वो टेम्परेचर सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो लिक्विड के लिए आसान होता है। खैर, तो ये जब हम दो वोलाटाइल लिक्विड को आपस में मिक्स करने के बाद सोल्यूशन बने, तो फिर से वही कहानी है, जो टेम्परेचर यहाँ, ये कहानी कब हो रही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेट्स सपोज ये प्रोसेस अगर सपोज करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वो टेम्परेचर हमने जब प्योर स्टेट में लिक्विड ए का ऑब्जर्व किया वेपर प्रेशर, तब भी हमें स्टेब्लिश करना पड़ेगा, बी के केस में भी हमने ऑब्जर्व किया, वो भी कर रखना पड़ेगा। और जब दोनों सोल्यूशन बन गए, अब जब तुम लिक्विड बी लिक्विड ए को मिक्स कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं कि आप उसको हीट इसी टेम्परेचर पर मिक्स करो। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर सोल्यूशन बनने के बाद इसका टेम्परेचर यहाँ तक इंक्रीज कर सकते हो। अब मैंने इसको हीट किया, इसका भी वेपर बनेगा। अब जो इसका वेपर बनेगा, ये तो पता है कि इस वेपर में लिक्विड ए और लिक्विड बी के वेपर मॉलिक्यूल है, इतना तो समझ में आ रहा है। मैं बस ये कहता हूँ, इस सोल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा या जो भी प्रेशर होगा इस सोल्यूशन का, अगर मैं, तो वो किसके इक्वल होगा, ऑब्वियस है लिक्विड ए के मॉलिक्यूल भी लिक्विड बी के मॉलिक्यूल, इसके टोटल को ही सोल्यूशन बोला गया है। तो V ऑफ सोल्यूशन जो है वो P टोटल के इक्वल है, मतलब दोनों को ऐड कर दो, सिंपल सा निकल जाएगा। और ये इसका मीनिंग क्या है कि अपन PA प्लस PB कर दें। इसका मीनिंग क्या है, PA PB क्या है कि A का वेपर प्रेशर जितना भी आ रहा होगा वो, और B का कितना आ रहा होगा, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल सकता है। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ कि डाल्टन्स ने बताया कि इस तरीके से निकाल सकते हो। डाल्टन्स आप पढ़ ही नहीं रहे, हमारे राउट साहब ने आखिर कहा क्या है, तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही है। क्या कहा है कि अगर, अब मैं मान लेता हूं कि इन सोल्यूशन लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन, जो है वो चाहिए, मैं सिंपल लिख रहा हूं, चाहिए क्या है, लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन, चाहे भी किसका है, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। चाहे, मैं लिख देता हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, चाहिए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सोल्यूशन, टर्म को समझिएगा, चाहे भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन सोल्यूशन,
ठीक है। पी ऑफ सोल्यूशन क्या है, आप टोटल प्रेशर इसको कह सकते हो, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर बोल सकते हो ऑफ सोल्यूशन। पी ए बी बी क्या है, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में होते हुए कितना है। पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सोल्यूशन। इतने टर्म्स आ रहे हैं, जो भी है रिलेट कर लीजिए आप। तो फिर से आते हैं, राउल्ट लॉ क्या है, स्टेटमेंट क्या है, राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है। तो राउल्ट लॉ ने सिंपल एक बात कहा है, सोल्यूशन बनने के बाद किसी भी, अब यहाँ पर तो दो है, किसी भी वोलाटाइल सोल्यूशन के अंदर वोलाटाइल कंपोनेंट का, सोल्यूशन के अंदर वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, या तो आप पी ए या तो पी बी, जो भी चाहें, मेरा मीनिंग ये है लिक्विड ए के लिए यहाँ इसका वेपर प्रेशर लेट सपोज पी ए है, और लिक्विड बी के लिए वेपर प्रेशर क्या है, पी बी है। इतनी बात समझिएगा। तो मैंने बस इतनी सी बात कही कि सोल्यूशन के अंदर किसी भी, यहाँ पर तो दोनों है, किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए अगर उसका वेपर प्रेशर निकालना है तो राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट लिखते हैं। वो क्या कहता है कि सोल्यूशन के अंदर वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस लिक्विड के या उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन और उसी लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। मैंने सिंपल कहा, मैंने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, आपको निकालना है इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है। वो किसके इक्वल होगा, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, है ना, क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ये बात ध्यान रखना, कहाँ बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। बहुत आसान समझना। लेट सपोज लिक्विड ए का वेपर प्रेशर निकालना है, तो लिक्विड ए का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन और लिक्विड ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग क्या है, अगर अपने को लिक्विड ए के लिए सोल्यूशन में निकालना हो पी ए, तो उसके मोल फ्रैक्शन मतलब चाय बी क्या है, चाय बी आपका मोल फ्रैक्शन है इन सोल्यूशन के अंदर, वेपर की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, इनटू प्योर स्टेट में पी ए नॉट। ठीक है। सिमिलरली अगर लिक्विड बी का निकालना हो तब भी, है ना, लिक्विड बी का निकालना हो तो पी बी कैसे निकलेगा, चाय बी लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन और इसके साथ प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है, इक्वेशन जो लास्ट पे बन के आई है लिक्विड ए लिक्विड बी के लिए, यही आपका राउल्ट लॉ है। तो राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये सब कब हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। राउल्ट लॉ डिफाइंड है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वेपर प्रेशर पर इफेक्ट आएगा, इससे सब डेटा बदल जाएंगे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, राउल्ट लॉ को इस तरीके से डिफाइन करना, सिंपल लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है ना, फिर से रिपीट कर देता हूं, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ लिक्विड इन अ प्योर स्टेट। सामने लिखा हुआ इसके स्टेटमेंट बना सकते हो।
ठीक है। तो ये पूरी कहानी जो इतनी आपने सीखी, इसका नोट्स बना लेना अच्छे से, वो है आपका राउल्ट लॉ। ये किसके लिए डिफाइन है? लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए। एक बात ध्यान रखना, हमने पहले कहा तो बताते हैं आपको कि ये जो राउल्ट लॉ डिफाइंड है, कहाँ लिख दूँ? डिफाइंड फॉर अ बहुत अच्छा अप्लीकेबल जो है, इट इज अप्लीकेबल, कहाँ अप्लीकेबल है लिख लेना, अप्लीकेबल टू लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन जिसमें लिक्विड को ही लिक्विड के अंदर डिजॉल्व किया गया हो, उन पे बहुत परफेक्टली वर्क करता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि आइडियल सोल्यूशन के लिए, ठीक है, अप्लीकेबल टू द आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन तो होना चाहिए, और जनरली ये भी जान लो कि कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होता है, ठीक है। और कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होता है, इसीलिए अगर किसी सॉल्वेंट में बहुत कम अमाउंट सोल्यूट का ऐड करते हो, इसका मीनिंग वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्वेंट के कंपेरिजन में बहुत लीस्ट होने चाहिए। उस केसेस में लेट्स सपोज आपने क्या लिया, 1 kg सॉल्वेंट ले लिया और इसमें 0.01 ग्राम जो है सोल्यूट ऐड किया। अब 1 kg के कंपेरेटिवली 0.01 ग्राम बहुत कम है, तो ऐसा सोल्यूशन जो बनेगा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट बनेगा। तो ऐसे सोल्यूशंस आइडियली हल्का सा बिहेव कर जाते हैं। तो जितनी भी स्टडी हुई है ऐसे कंपोनेंट की हुई जिसमें सोल्यूट बहुत कम रखा गया हो, क्योंकि आइडियल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। केसेज हैं कि ऐसा हो, पर हो नहीं रहा नेचुरली इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इतनी सी बात है, अच्छे से नोट बना लो इस चीज़ का, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसके आगे क्या है, तो देखो अब हमने तो एक बाइनरी सोल्यूशन का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके सोल्यूशन में, और हालांकि ये भी ध्यान रखना, राउल्ट लॉ बाइनरी सोल्यूशन के लिए ही अच्छे से वर्क करता है, ये बात ध्यान रखिए। अभी राउल्ट लॉ खत्म नहीं हुआ, थोड़े से केसेस और पढ़ने। अब क्या, अगर इन जनरल की बात करूं, इन जनरल, तो इन जनरल राउल्ट लॉ को डिफाइन करूं तो राउल्ट लॉ क्या होगा। अब कोई कंपोनेंट है, सपोज कंपोनेंट आई है, तो इसका फोल फ्रैक्शन आई मल्टीप्लाइड बाई आई का ही प्योर स्टेट में, नॉट लगाने के बाद बस प्योर स्टेट बना रहा हूं इसकी। तो जनरल में हम इस तरीके से लिख सकते हैं राउल्ट लॉ। पी आई क्या है समझ लो, वेपर प्रेशर ऑफ आई कंपोनेंट इन सोल्यूशन। ये क्या है लिख लो, वेपर प्रेशर ऑफ आई कंपोनेंट इन सोल्यूशन। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आई कंपोनेंट इन सोल्यूशन। ये क्या है, पी आई नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ आई कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। शांति से लिख लो, इतनी सी बात है। दूसरा, अगर मैंने अभी कहा कि मैंने जो यहाँ पर दो डेटा लिखा था, मैंने क्या लिखा था अभी क्या लिखा था कि अगर आपको पी ए निकालना है तो पी ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई चाहिए, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है। एंड पी बी अभी निकाला था आपने कि चाय बी नॉट इंटू पी बी नॉट। चलो इसको सीधा ही कर लेते हैं ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये दो चीज़ें हैं। एक बात और बता दूं, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो जनरल वे में लिया था कि ए बी कोई दो डिफरेंट टाइप के लिक्विड हैं, और आयुपैक का जनरेशन है जो जनरली वो ए रिप्रेजेंट करती है, तो वो ए से सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करती है और बी से सल्यूट को रिप्रेजेंट करती है। आप चाहो तो सल्यूट को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर एक जो भी टर्म होता है वो एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो जो भी तुमने लिक्विड ए लिक्विड बी कही है, तो जो सुना है तुमने, उसको एज ए सल्यूट एज ए सॉल्वेंट भी प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने दिमाग में चीज़ों को बेहतर समझने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें। अब अगर मेरे को, क्योंकि सोल्यूशन का तो अभी निकाला नहीं है, इंडिविजुअली राउल्ट लॉ लगा दिया, राउल्ट लॉ यहाँ तक खत्म हो जाता है। राउल्ट लॉ सोल्यूशन का कंप्लीटली निकालने में हेल्प नहीं करता है, वो हर एक वोलाटाइल कंपोनेंट के इंडिविजुअल में क्या होगा उसने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मेरे को सोल्यूशन का चाहिए था, मैं बस क्या बोलना चाहता हूँ सुनो ध्यान से। अपने को चाहिए था सोल्यूशन का पी टोटल चाहिए था, या यूं कहते हमें पी सोल्यूशन का चाहिए। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है ये चाहिए, तो भैया ये निकालने का एक सिंपल तरीका है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू द
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मीनिंग ये है राउट लॉ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, आपको राउट लॉ पूछा है तो स्टेटमेंट दे के ये बात खत्म कर दो, इतना दे दो, हो गया। ठीक है, यहाँ तो राउट लॉ खत्म होता है। अब हम आगे उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ ऑब्टेन करना है मेरे को। तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि जितना भी कंपोनेंट में मटेरियल है उन सभी के पार्शियल प्रेशर का सम जो होगा वही टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। और कंपोनेंट कितने हैं? पी ए पी बी, इसी तरह पी ए प्लस पी बी। पी ए पी बी की इंडिविजुअल वैल्यू रखी हुई है, चाहिए इंटू पी ए नॉट प्लस चाहे बी इंटू पी बी नॉट। इतनी बात समझ में अपने को आ रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, अब हो सकता है कि आपका यहाँ से काम चल जाए, जो भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है उसमें आपको ऐसे पी ऑफ सोल्यूशन पूछ ले और ये मटेरियल गिवन हो। ठीक है, मे भी पॉसिबल हो कि किसी एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का डेटा गिवन है। तो आपको पता है क्या करना है दोस्त, चाहिए प्लस चाय बी इक्वल टू जो होता है वो 1 होता है, हमेशा होता है। अगर कितने भी हों कंपोनेंट, उन सभी का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ऑलवेज 1 के इक्वल आता है, इससे कभी भी ना ऊपर ना नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं चाहिए की वैल्यू रखूँ तो 1/1 माइनस चाय बी आ जाएगा। अब ये डेटा अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से, चाहिए की जगह पर 1 माइनस चाय बी पी ए नॉट प्लस चाय बी इंटू पी बी नॉट। ठीक है, ये आपका था पी ऑफ सोल्यूशन का। ओके, अब ओपन कर दीजिए, पी ए नॉट चाय बी इंटू पी ए नॉट प्लस चाय बी इंटू पी बी नॉट। इन दोनों में चाय बी कॉमन ले लीजिए, ये हो गया पी ए नॉट। अब मैं पॉजिटिव में कॉमन ले रहा हूँ चाय बी को, मतलब पॉजिटिव कॉमन लूँगा तो माइनस जाएगा इसके साथ, मतलब यहाँ आ जाएगा पी बी, ये पहले लिख देंगे पी बी नॉट, ये माइनस साथ पी ए नॉट। ये आपका आ गया पी ऑफ सोल्यूशन। हो सकता है कि आपका इससे निकल आए। सिमिलरली अगर आप यहाँ से चाय भी रखते, लेट सपोज चाहिए गिवन तो 1 माइनस चाय भी रखते आप, और जब पुट करते फर्दर यहाँ, ठीक है, यहाँ पुट करते इस क्वेश्चन में ऊपर वाली, तो आपका इसी टाइप से सिमिलरली, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये पुट किया और फिर सॉल्व किया, वापस से ऐसे ये रखोगे तो आपका सॉल्व होके आएगा पी ऑफ सोल्यूशन से। जस्ट रिप्लेस कर दो, जहाँ पर ए वहाँ बी कर दो, पी बी नॉट प्लस, सॉरी ए था, नहीं सही लिखा हुआ, पी बी, ये हो गया पी ए, रिप्लेस किया तो ये पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, तो ये आ जाएगा। ये सब न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ, वरना मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं कि तुमको परेशान करूँ। ठीक है, ये सब तुमने सीखा, और ध्यान देना कि हम जो पढ़ते आ गए हैं अब तक, राउट लॉ यहाँ तक है, उसके बाद तो न्यूमेरिकल अप्रोच सीखी है। ओके, एक बात और, चलिए इसकी ग्राफिकली इसको समझ लेते हैं। चलो अब देखो, लेट्स सपोज इधर अपन ने मोल फ्रैक्शन को पुट किया। ये मैं मान लेता हूं मैं कि चाय बी जो है अभी 0 है, और ये मैक्सिमम, अगर मैं राइट साइड मूव करूं तो चाय बी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कैसे मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, किसी के भी मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 से ऊपर नहीं होगी कोई भी। चलो इधर जाने पर, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर मैं वापस प्रेशर को वाई एक्सिस पे डालूं तो यहाँ पर एक्स पे ये। अब एक बात समझो, अभी कुछ समय पहले राउट लॉ पढ़ा हमने, क्या, लेट सपोज चाय बी इक्वल टू, यही ना, ओके। अब एक दिमाग लगा दो, अगर इसको मैं कांस्टेंट कर दूं तो पी बी प्रोपोर्शनल टू चाय बी हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन आपका बढ़ेगा, फिर से कहता हूँ, मोल फ्रैक्शन बढ़ने पर, ठीक है, पी बी की वैल्यू बढ़ेगी। समझिए मैं क्या कहा, मोल फ्रैक्शन बढ़ने के बाद पी बी की वैल्यू बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ बढ़ेगी कैसे, और बता दें एक बात, अगर y बराबर
एम एक्स प्लस सी लगा दो तो यहाँ पर कुछ तो है ना जीरो, तो सी की वैल्यू क्या हो गई जीरो। तो यहाँ पर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरीके से जो आएगी ओरिजिन से, ये अपने को पता है। तो आ जाओ यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्राफ भी जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा, मुझे नहीं पता कि कहाँ से जाएगा। और ये जो ग्राफ उठा है किसके लिए है, ये पी ए के लिए, पीबी के लिए सॉरी है, ये किसके लिए है, पीबी के लिए। अब ये तो एक कंपोनेंट का ग्राफ है ना, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो जहां तक जाएगी, और अगर चाई बी 1 हुआ है तो अपने को पता है कि चाई ए प्लस चाई बी जो है इक्वल टू 1 होता है, और अगर चाई बी की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये वैल्यू टेंडिंग हो गई 0। और इसका 0 होने का मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन में केवल और केवल बी प्रेजेंट है, और जैसे ही बी प्रेजेंट है तो बी के कारण जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो प्योर फॉर्म के लिए आए हुए वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। इसका मतलब अब पीबी की वैल्यू जो है पीबी नॉट तक मैक्सिमम बढ़ेगी। ये बात अगर समझ नहीं आई है तो फिर से ध्यान दो। अगर मैंने कहा चाहिए 0 है तभी चाई बी की वैल्यू 1 आएगी, ये यहाँ तक मैक्सिमम इस पॉइंट पे पहुँच गया। इसका मीनिंग ये है कि सॉल्यूशन में आपका केवल बी कंपोनेंट प्रेजेंट था, और बी कंपोनेंट का जो भी प्रेशर होगा उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में आए हुए वेपर प्रेशर के जस्ट इक्वल होगा। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू पीबी नॉट तक बढ़ सकती है। सेकंड केस सिमिलरली अगर हमें मान लें जब चाई बी 1 होगा तब क्या चाहिए कितना होगा, चाहिए 0 हो जाएगा। जैसे बी के लिए राइट साइड मूव किए वैसे ही ए के लिए लेफ्ट साइड मूव करते हैं। अब जैसे जैसे बी का कंपोनेंट 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा होगा, मतलब बी जो है इंक्रीज हो रहा है, तो उसी प्रकार ए डिक्रीज हुआ होगा। रिवर्स की बात करते हैं, अगर चाहिए 0 है तो यहाँ पर चाहिए जो है आपका 1 होगा, क्योंकि टोटल डेटा इसका जो रिजल्टेंट है वो 1 मेंटेन रहेगा, इसका रिजल्टेंट 1 मेंटेन रहेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब ए के लिए इस डायरेक्शन में आओ, बैक साइड 0 से 1 की तरफ मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ रहा है ना। 0 से रिवर्स आ जाओ बैक साइड, तो 0 से 1 की तरफ ये इधर को इंक्रीज हो रहा है, और इसके इंक्रीज होने के साथ साथ ये भी ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ये है आपका पी ए, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ये क्या है आपका, ये आपका पी ए है। कहाँ लिखूँ यार, यहाँ लिख देता हूँ पी ए। अब एक बात बताते हैं दोस्त, जिस पॉइंट को कट करेगा वो पी ए नॉट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब बहुत सारे बुकों में ये हाइट और ये हाइट में परेशानी होती लोगों को कि भाई किसका वेपर, देखिए मीनिंग ये है यहाँ से इतना वेपर प्रेशर ये दे रहा है मेरे ग्राफ में स्पेशली, अगर दोनों की हाइट कंपेयर करो तो यहाँ पर ये हाइट जो है ज़्यादा ऊपर तक गई है, मतलब सेम कंडीशन पर बी वाला लिक्विड ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है ग्राफ यहाँ पर टच कर रहा होता, अगर ये ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से आया होता, इसका मीनिंग क्या है कि अब अगर इस पॉइंट को इससे कंपेयर करोगे तो अब ए वाले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इस स्टेट पे ज़्यादा है जब चाहे भी 0 हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें तुमको समझनी पड़ेंगी। तो ये डिपेंड करता है तुमने कौन सा केस लिया है। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस केस के बेसिस पे है कि मुझे लिक्विड का आइडिया तो है नहीं, कि कंसीडरिंग कि इसका ज़्यादा आया हुआ है, पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट, ये केस लेना पड़ेगा। ये ग्राफ इसके लिए डिफाइन है। किसी के लिए अगर पी ए की हाइट, पी ए के लिए वेपर प्रेशर ज़्यादा आया हुआ है तो इसका मतलब है पी ए इज ग्रेटर देन हुआ होगा। खैर, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं इस तरीके से मिला दूं, इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से अगर मिला दूं तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और पी मतलब प्योर, ये प्योर मिक्स किया तो वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना, पी टोटल लिखो या पी सॉल्यूशन, ये किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी के, ठीक।
यहाँ पर चाहो तो वैल्यू भी ले सकते हो, पी बी की वैल्यू होती है चाई बी इंटू लगा दो राउट लो पी ए नॉट चाहिए इंटू पी ए नॉट। तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ जस्ट आइडियल केस के लिए भी एप्लीकेबल है, डिफाइंड है, तो वहाँ पर भी सेम ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये राउट, क्योंकि राउट लॉ बेसिकली क्या है, आइडियल के लिए ही एप्लीकेबल है ना, ये तो हमें पता ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। चलो इतनी सी बात। वेट कैप का क्या क्या किया छोड़ो। अच्छा चलो ओके। अब कभी कभी ना एक क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल। अब जो सीखने वाले हैं वो टोटली न्यूमेरिकल के बेसिस पे है और कुछ नहीं कहानी बताने वाला। ठीक है, न्यूमेरिकल के हेडिंग भी कर देता हूँ। अगर आपको निकालना हो टोटल वेपर प्रेशर, पर यहाँ पर ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ, ध्यान से, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये कुछ कहोगे क्या ही नया बता रहे हैं, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट। अब ध्यान रखना इन वेपर फेज, अब तक जो तुमने कहानी पढ़ी है वो इन लिक्विड फेज के साथ पढ़ी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर अगर कंपोनेंट थे, लेट्स सपोज कंपोनेंट ए था, कंपोनेंट बी था, तो यहाँ पर भी वेपर थे और इस वेपर में भी ए और बी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। बोलो ऐसा नो, ऑब्वियस प्रेजेंट होंगे। लिक्विड स्टेट में या सोल्यूशन के अंदर, सोल्यूशन स्टेट में ए कंपोनेंट के लिए जो इसका मोल फ्रैक्शन था वो चाहिए था, ये क्या था, चाय भी था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये चाहिए चाय भी क्या था, लिक्विड स्टेट में था, ये क्या था, ये भी लिक्विड में था। पर अपने को क्या करना है, पूरी डिफिनीशन समझनी है, टोटल वेपर प्रेशर समझना है, लेकिन वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल हैं ए और बी के जो भी ए बी रैंडम कंपोनेंट है उनका वेपर प्रेशर क्या होगा। तो लेट्स सपोज ए कंपोनेंट का वेपर फेज में वेपर प्रेशर चाय भी है, एक नया वर्ड ले लिया मैंने, चाय भी नहीं वाई भी ले लिया मैंने। लेट्स सपोज ये एक्स की तरह दिखता है तो इसको वाई भी लिख दिया समझने के लिए आसानी से। बी कंपोनेंट के लिए अगर रखें तो चाय भी चाहिए इन वेपर फेज, वेपर, उसको लिए अपने चाय भी लिख दिया, गलती से यहाँ पर भी लिख गया था। इतनी सी बात, इतना अपन ने कंसीडर कर दिया। ये तब के केस में है जब वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हो। स्टोरी ध्यान रखिएगा तभी न्यूमेरिकल होगा, वरना नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो वाई बी और वाई ए क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। ये तो थे लिक्विड फेज, ये तो अपन डील कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर भी हम डाल्टन्स लॉ लगा दें, अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ, ये तो हमारी हेडिंग हो गई। अगर हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के पार्शियल प्रेशर कंसेप्ट को अगर तुम सॉल्व करा होगा तो तुम गैसेस स्टेट में पढ़े होगे कि स्टेटमेंट की पार्शियल प्रेशर जो होता है, और ये होता है एक पर्टिकुलर फेज के बारे में बात कर रहा है। पार्शियल प्रेशर जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल सोल्यूशन के, मतलब पी ऑफ टोटल के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। ये प्रूफमेंट मैं नहीं कराऊंगा अभी, क्योंकि मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पहले से ही आती है, नहीं आती है तो जान लो। एक सिंपल चीज़ ये है कि अगर किसी कंपोनेंट के लिए अगर हम उसका पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, ये आपका डाल्टन्स लॉ है, तो इसी के आपके मोल फ्रैक्शन और टोटल सिस्टम का टोटल प्रेशर जो है, जो भी वेपर प्रेशर है, जो भी हो रहा है, उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इसके लिए आप तुम समझ सकते हो, चाहो तो यहाँ पर बता देता हूँ कि लेट्स सपोज आई कंपोनेंट का चाहिए तो हमें वाई आई चाहिए मल्टीप्लाइड बाई पी टोटल चाहिए, कि सिस्टम ने टोटल कितना दिया होगा। ये एक कंसीडरेशन है, ठीक है। ये डाल्टन्स लॉ आपका है, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं।
अभी आपने राउट लॉ पढ़ा है ना, आपने अभी राउट लॉ पढ़ा। अकॉर्डिंग टू राउट लॉ लिख लेना, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ क्या बोलता है राउट लॉ कि पी ए इक्वल टू जो होता है वो चाहे इंटू पी ए नॉट के इक्वल होता है, एंड पी बी जो होता है वो चाहे बी इंटू पी बी नॉट के इक्वल होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऊपर थी, क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन 2। अब कुछ मत करो, पी ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पी बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कुछ नया मिलेगा तुम्हें। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिलेगा तुम्हें, देखो यहाँ से यहाँ पुट कर दो, तो चाहिए इंटू पी ए नॉट इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। सही है ना, यहाँ से ध्यान से, यहाँ से अगर मैं वाई ए कैलकुलेट करूँ, क्योंकि अपने को मोल इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन जाना है पहले, तो वाई भी निकालूँ यहाँ से, तो चाहिए इंटू पी ए नॉट अपान पी टोटल, और चाहिए और चाहे भी जस्ट इक्वल था पी ए का, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए अपान पी टोटल। सिमिलरली इधर आ जाओ, चाहे भी इंटू पी बी नॉट इक्वल टू वाई बी इंटू पी टोटल, जस्ट सिमिलरली वैसे ही है। तो यहाँ से अगर वाई बी रखोगे तो चाहे भी इंटू पी बी नॉट अपान पी टोटल इक्वल टू, ये वैल्यू है इसके इक्वल पी बी अपान पी टोटल। बहुत ध्यान से पढ़ो, आसान तरीका, न्यूमेरिकल बहुत भयंकर आते हैं इस पे, अच्छे आते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, हर एक लेवल में न्यूमेरिकल आपका छूटेगा नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो, इतनी सी बात है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखो, हम एक चीज़ यहाँ से और निकाल सकते हैं चाहें तो। क्या? जैसे तुम जनरली पढ़ चुके हो कि सोल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो वैसे ही हम वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। लेट सपोज इस सिस्टम के अंदर बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, कंपोनेंट बी का, तो भाई साहब ये किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से। चाहो तो यहीं आते हैं, चलो आसानी करते हैं, छोड़ो वाई भी देखो, पी ए और पी बी, तो ये लेट सपोज पी ए है, पी टोटल की वैल्यू होती है पी ए प्लस पी बी। एक नया फार्मूला मिल गया फटाक से, देखो वाई बी निकालते हैं, सॉरी यहाँ पर ए लिखना था मेरे को, वाई ए निकाल रहा था ना इसके लिए, सॉरी क्या कर दिया मैंने, एक मिनट, यहाँ ए, तो यहाँ पर ए लिखना चाहिए मेरे को, मैं पूरा चेक कर लेता हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं की। ए ठीक है, बी सही है, ए ठीक है, बी सही है, तो चाहिए हाँ ठीक है भी सही है, ओके राइट, अब सही है, ओके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चाहे बी ठीक है बिल्कुल सही है, गलती से हो गया, समझ कहे सही रहते। तो ये पी बी और पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। तो हमें समझ में आता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन अ वेपर फेज क्या होता है। इट इज द क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है क्या, कैसे डिफाइन करोगे, तो ये है क्या, उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर, या सिंपल उसी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर के रेशियो के इक्वल है। वाई भी किसके इक्वल है, पी बी और टोटल के इक्वल है रेशियो के, मतलब वाई बी डिफाइंड एज द पी बी टू द रेशियो विथ टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन वेपर फेज is the partial pressure to the total pressure। सिंपल से इस तरीके से यहाँ पर। अब इसको अपन और एक्सटेंड कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि जितने भी न्यूमेरिकल देखे हैं एक्चुअली इतनी इंफॉर्मेशन से हो जाते हैं, ठीक है। फिर भी हो सकता है कि शायद ये डेटा दे के आपसे किसी पर्टिकुलर का मोल फ्रैक्शन पूछ ले, मुझे नहीं पता, हो सकता है पूछ ले, है ना। इसी में छेड़खानी करूँ थोड़ी सी, जितने भी बॉक्सेस बनाए उनको याद रखिएगा। अभी कुछ देर पहले मैंने एक फार्मूला लिखा था, ठीक है, कि P ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो जनरली पी ए प्लस पी बी के इक्वल होता है। फिर यहाँ पर मैंने कहा था चाहिए और प्लस चाहे बी और
पी बी नॉट, ये कहा था। फिर मैंने कॉमन ले लिया था चाहिए चाय बी में से एक चीज़ को रिप्लेस कर दो। तो लेट्स सपोज मैंने कहा कि पी ऑफ सोल्यूशन जो है किसी एक चीज़ को रिप्लेस कर दो, मैंने कर दिया रिप्लेस, तो क्या आ गया पी ए नॉट। पी ए नॉट आया था अभी, और फिर चाय भी आया था, और ब्रैकेट में आया था पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने निकाला। इसको सॉल्व करोगे याद आएगा, लिखोगे जब चाहिए प्लस चाय बी इक्वल टू 1 करके रखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। यहाँ से अगर मैं चाय बी निकालूं तो पहले तो मुझे इधर भेजना पड़ेगा इसके, तो पी ऑफ सोल्यूशन माइनस पी ए नॉट अपान इतना पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, इतनी सी बात। और ध्यान रखना कि P ऑफ सोल्यूशन इज जस्ट इक्वल टू टोटल प्रेशर, तो घबराइएगा नहीं। अगर यहाँ पर तुम इन टर्म्स ऑफ चाय भी लिखते तो चाहिए लिखते, तो अगर यहाँ चाहिए आ जाएगा तो हर जगह बी और ए आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। अब एक बात समझो ध्यान से, कुछ देर पहले हमने यहाँ ये बात की थी, बोलो यस और नो, ठीक है ना। इसको अगर मैं 3 इक्वेशन दे दूं, अगर इक्वेशन मैंने सेल से डाली होगी तो देखिए इस इक्वेशन चाहे यहाँ इसको पुट कर दो, चाय भी पुट कर सकते हैं। लेट सपोज ये क्वेश्चन थी और ये क्वेश्चन 4 नंबर थी, तो 4 और 3 में देखो चाय भी पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ देखो ध्यान से, चाय भी पुट करते हैं तो ओके तो चाय भी पुट करना है, ठीक है, कर दिया। तो पी बी नॉट मैं आसान करता हूँ, वाई बी इंटू पी टोटल इक्वल टू, इधर सॉल्व करते हैं, अपने को ये चाहिए था। ओके, यहाँ आते हैं, वाई बी इंटू पी टोटल इक्वल टू क्या, चाय बी इंटू पी बी नॉट, तो ये हो गया पी बी नॉट इंटू चाय बी ये है, तो ये हो गया पी ऑफ सोल्यूशन माइनस पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट अपॉन पी नॉट, ये आ गया रखने पे वैल्यू। अब नीचे का कोई काम तो हमें है नहीं, हटा दो इसको, ऊपर सॉल्व करते हैं, बस हो गया 1 मिनट में सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अपने को पी टोटल पी सोल्यूशन, इसको आपस में रिप्लेस कर लेना। लेट सपोज यहाँ पर भी क्या है पी टोटल, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। अपने को पी टोटल ए की तरफ इक्वेट करना है बस, कैसे भी करके, ठीक है। तो अपने को पी टोटल चाहिए। ओके, इस डेटा को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। ओके, तो लेट सपोज पी टोटल इंटू वाई बी, और इधर आ गए पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू, अब पी बी को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, पी बी नॉट इंटू पी टोटल, राइटिंग को समझ लीजिएगा प्लीज, गंदा लिख रहा हूँ, माइनस पी ए नॉट ए बी नॉट, सही है। इसको इधर ले आओ और कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। चलो, पी टोटल इंटू वाई बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, सही है। और इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, पी बी नॉट पी टोटल इक्वल टू माइनस पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, सही है। ओके, क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लो, ये तो मल्टीप्लिकेशन में था ही, तो पी टोटल जब कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, वाई बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, एक सेकंड, पी ए नॉट ब्रैकेट क्लोज पी बी, इतनी बात समझ आ रही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू माइनस पी ए इंटू पी बी, दोनों पर नॉट लगा था, इतनी सी बात। तो पी टोटल निकाल लेते हैं, माइनस पी ए इंटू पी बी अपॉन वाई बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अब इसके माइनस को अगर तुम्हें गायब करना तो माइनस कॉमन ले लो, नीचे से भी कॉमन ले लो, ठीक है।
ये दोनों में ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पर तो नॉट नॉट था, पी ए नॉट पी बी नॉट, इसे चेंज कर दो, तो ये हो गया वाई बी नॉट माइनस वाई बी। अगर ये माइनस करना तो बेटर है, अगर तुम प्लस करोगे इसको तो अंदर चेंज हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, वो तुम्हारी मैथ का। अब ये जनरली इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल रेयरली आता है, तो इससे पहले क्योंकि क्वेश्चन तक आपको रेडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल अप्रोच सीखेंगे। तो अभी राउट लॉ आपको रिवाइज करना है, मैंने लिक्विड एंड लिक्विड का केस लिया है, ठीक है, यहाँ तक रखिए आप। ओके, थैंक यू, बाय बाय।